वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एमआरआई इमेज एक्विजिशन। बेसिकली जो एमआरआई इमेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस होती है वो ओवरऑल 4 स्टेप्स में होती है। इसमें जो 4 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है पेशेंट प्रिपरेशन, और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है एक्साइटेशन, और थर्ड स्टेप होता है स्पेशल एनकोडिंग, और उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है सिग्नल एक्विजिशन। तो चलो देखते हैं ये सारे स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप जो होता है पेशेंट प्रिपरेशन का, इसमें क्या है कि पेशेंट को हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जो पेशेंट प्रिपरेशन इससे पहले होती है, जो यानी कि जो हम पेशेंट को चेक करते हैं वेदर एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट तो पेशेंट के साथ मत लगा हुआ है या कोई इम्प्लांट हिस्ट्री मत है पेशेंट की, तो वो सारा चेक करने के बाद हम पेशेंट को बोर रूम में ले जाते हैं। तो हम उसको स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो कि एमआरआई स्कैनर का जो मैग्नेट होता है, जो यूजुअली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम बी नॉट से डिनोट करते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को रखते हैं। उसके बाद जो पेशेंट के अंदर जो पर्टिकुलर टिश्यू हमें स्कैन करना होता है, लेट्स सपोज ब्रेन कि हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कॉइल लगाकर हम फिर पेशेंट को आइसोसेंटर करके मैग्नेट के सेंटर में ले जाते हैं। उसके बाद जो पेशेंट के अंदर इन लिविंग टिश्यूज होता है, इन लिविंग टिश्यूज देयर आर अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो हमें तो पता ही है कि लिविंग टिश्यूज आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम इज द मोस्ट अबंडेंट एटम इन आवर बॉडी। तो ये जो है कि हम इसको कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन हैज़ ए सिंगल प्रोटॉन एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट एटम in our body. जो हाइड्रोजन प्रोसेस कर रहा होता है, द स्पिन मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रोसेसेस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं जो पेशेंट के बॉडी के अंदर ही ये अलाइन होते हैं अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर दैट दे स्टार्ट प्रोसेसिंग around the external magnetic field at a frequency known as Larmor frequency, which is proportional to the magnetic field intensity। जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, उतनी ही ज़्यादा वो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है। That means Larmor frequency, which is denoted by usually omega naught, is directly proportional to B naught. The next point is the resulting magnetization of all protons inside the tissue aligns parallel to the magnetic field। ये जो सारे protons process कर रहे होते हैं, they process along the external magnetic field and they are parallel to the external magnetic field। The parallel magnetization scales with the magnetic field intensity। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाते हैं टोटल, तो उसको हम फिर टर्म देते हैं दैट इज नोन एज नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। यानी कि हम सारे ही प्रोटॉन्स की इंडिविजुअल प्रिसिशन को हम एडअप करते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। सो उसको हम नाम देते हैं नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर NMV। सो इसके बाद सेकंड स्टेप होता है जो हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बना, इसको हम एक्साइट करते हैं। ये जो प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स होते हैं इनको हम एक्साइट करते हैं। ड्यूरिंग द इमेज एक्विजिशन प्रोसेस अ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इज इमिटेड फ्रॉम द स्कैनर। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हम देते हैं। ये जो प्रिसिशन प्रोटॉन्स नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे पास अब बना, इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक्साइट करते हैं, यानी कि इसको हम फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं। When turned to the Larmor frequency, the radio frequency pulse at resonance, it creates a phase coherence in the precision of all the proton spins। ये जो और रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स हम एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स स्कैनर देता है, इट शुड एग्जैक्टली ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ लार्मर फ्रीक्वेंसी, तो तभी ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लार्मर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या कम है तो रेजोनेंस नहीं होगी। तो फॉर दैट पर्पस इसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स हम दे रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट लार्मर फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम एट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
1 टेस्ला है या 1.5 टेस्ला है या 3 टेस्ला है, तो डिफरेंट ओमेगा यानी कि लार्मर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी एट डिफरेंट फील्ड इंटेंसिटीज। 1 टेस्ला पे डिफरेंट होगी, 1.5 टेस्ला पे डिफरेंट होगी और 3 टेस्ला पर डिफरेंट होगी। तो अकॉर्डिंगली हमें फिर एक्साइटेशन पल्स जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम देंगे वही डिफरेंट पल्सेस यूज होंगी। So the duration of the radio frequency pulse is chosen such that it tilts the spin magnetization perpendicular to the magnetic field। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम देते हैं ये हम फॉर दैट टाइम पीरियड के लिए देते हैं जितने में ये हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो अभी हमने बनाया, तो वो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाए, यानी कि वो एक्साइट होके अभी तो वो पैरेलल था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक्साइट होके परपेंडिकुलर होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। When a receiving coil is put in the vicinity of the tissue, the transverse magnetization that still rotates at the Larmor precision will generate an electric current in the coil by Faraday's induction. This is a nuclear magnetic resonance signal. So अभी जो जब ये परपेंडिकुलर होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो हम रिसीविंग कॉइल रखते हैं वो रिसीविंग कॉइल तभी सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है जबकि नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ट्रांसवर्स फील्ड में हो, ट्रांसवर्स प्लेन में हो। तो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अब ट्रांसवर्स प्लेन में है, तो देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन जो रिसीविंग कॉइल है उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, उसी करंट को हम फिर सिग्नल कहते हैं या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल कहते हैं। The contrast in MR images originates from the fact that different tissues have in general different T1 and T2 relaxation times। तो यहाँ पर जो T1 और T2 relaxation times की बात आ रही है, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे T1 और T2 relaxation क्या होता है। तो ये जो कंट्रास्ट डिफरेंस आती है, फॉर एग्जांपल हमें किसी सीक्वेंस में वाटर की एक सिग्नल होती है, फैट की दूसरी सिग्नल होती है, मसल्स की और एक सिग्नल होती है, जो हम डिफरेंस कर सकते हैं टिश्यूज़ में, वो किस वजह से आती है कि टिश्यूज़ में जो प्रोटॉन्स होते हैं इनकी डिफरेंट T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स होती है। ड्यू टू दैट फैक्ट हमें डिफरेंस मिलती है इन कंट्रास्ट। ओके, ये हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में, ठीक है। स्पेशल एनकोडिंग, द थर्ड स्टेप जो होता है इमेज एक्विजिशन में वो है स्पेशल एनकोडिंग, यानी कि हमें तो सिग्नल मिल जाएगी अभी पर्टिकुलर रीजन से, लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन कहाँ से है, वो सिग्नल किस पॉइंट से आ रही है इन द टिश्यू, वो हम लोकेट करते हैं ड्यू टू द यूजिंग ऑफ द ग्रेडियंट्स। ओके, उसी को हम स्पेशल एनकोडिंग कहते हैं। स्पेशल एनकोडिंग ऑफ द हमारे सिग्नल इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हम फर्दर इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये स्मॉलर एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड्स विथ एन इंटेंसिटी दैट लीनियरली डिपेंड्स ऑन देयर स्पेशल लोकेशन। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी देखा कि बी नॉट होगा, लेट सपोज 1 टेस्ला है या 1.5 टेस्ला है, तो बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला है, तो वो 1.5 टेस्ला उसमें स्लाइटली चेंज लाता है, स्लाइट चेंज लाता है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से स्लाइट डिफरेंस होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जो जिसकी वजह से हमने अभी देखा कि लार्मर फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो लार्मर फ्रीक्वेंसी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली चेंज हुआ तो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी स्लाइटली चेंज होती है। ड्यू टू दैट स्लाइट चेंज इन द लार्मर फ्रीक्वेंसी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट किस पॉइंट से ये फ्रीक्वेंसी हमें आ रही है। वही पॉइंट हम फिर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि इस पॉइंट से ये सिग्नल आ रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे ये टिश्यू है, इसी को हम स्पेशल एनकोडिंग कहते हैं। सिग्नल्स फ्रॉम प्रोटॉन्स इन डिफरेंट लोकेशंस प्रोसेस एट स्लाइटली डिफरेंट रेट्स। ये जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि स्लाइट डिफरेंस इन प्रिसिशन आ जाती है ड्यू टू द चेंज इन द स्लाइट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रेडियंट्स। ओके, ये जो हम 3 ग्रेडियंट्स फिर यूज करते हैं, ठीक है, और वो स्लाइस एनकोडिंग ग्रेडियंट होता है, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग और फेज एनकोडिंग, ये फर्दर हम देखेंगे इंडिविजुअली ये ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, किस तरह ये यूज होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रेडियंट्स हम स्पेशल एनकोडिंग करते हैं कि किस पॉइंट से क्या सिग्नल आ रही है। इसके बाद द ग्रेडियंट्स आर टर्न्ड ऑन एंड ऑफ वेरी क्विकली इन दिस प्रोसेस काजिंग देम टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ द एक्वास्टिक नॉइज ड्यूरिंग एमआर इमेजिंग एक्विजिशन। आपने देखा होगा कि हमारा स्कैनिंग रूम में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू दिस इफेक्ट, जो हम ग्रेडियंट को कंटिन्यूसली ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, इसी की वजह से मैक्सिमम नॉइस आ जाता है
ड्यूरिंग MR इमेज एक्विजिशन। ओके, इसके बाद फोर्थ एंड फाइनल स्टेप होता है इमेज एक्विजिशन में कि सिग्नल एक्विजिशन। ठीक, ये देखा कि किस पॉइंट से आ रही है सिग्नल, वो हमने लोकेट भी किया। अब ये सिग्नल जो आ रही है, व्हेन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स द ऑब्टेन्ड NMR सिग्नल कंटेन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज corresponding to the different tissue spin protons का and is called the MR सिग्नल। तो हमें MR सिग्नल अब मिल रही है, पर्टिकुलर पॉइंट से सिग्नल मिल रही है, पर्टिकुलर टिश्यू से सिग्नल मिल रही है। इसके बाद हमें ये सिग्नल एनालॉग फॉर्म में मिलती है। ठीक है, आफ्टर सैम्पलिंग द एनालॉग MRI सिग्नल इज डिजिटाइज्ड एंड स्टोरिंग फॉर प्रोसेसिंग। ये एनालॉग सिग्नल हमें जो मिली, इसको हम फिर डिजिटाइज करते हैं और स्टोर और प्रोसेस करते हैं। ठीक है, which consists of separation of the signal contributions from different spatial locations represented by pixels in the final image. This is achieved by a mathematical operation called a Fourier transformation. इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है, इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पॉइंट से हमें सिग्नल मिल रही है, उस सिग्नल को हम रिसीव कर रहे हैं, दैट ड्यू टू द उसकी सिग्नल की क्या इंटेंसिटी, क्या फ्रीक्वेंसी है, अकॉर्डिंगली हम उसको एक ग्रे लेवल देते हैं, जो फिर हम एक पर्टिकुलर एक डिजिटल इमेज बनाते हैं। हमारे स्क्रीन पे एक डिजिटल इमेज आती है, वो इसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आइंदा भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इस MRI सीरीज़ को। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।